Hello. So let's start with our first question. Which one of the following is referred to as artificial comedy? किसको artificial comedy बोला जाता है? artificial comedy बोला जाता है comedy of manners को. ओके इसको फ्रेंच पैकेज भी कहा जाता है. जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है ना इज़ द हाई पॉइंट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे इसमें थोड़ा. हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड टिंटन एवे ए सुपर एक्सप्रेशन ऑफ अनविजडम. किसने बोला टिंटन एवे को? तो टिंटन एवे को बोला नॉर्मन फोस्टर ने. नॉर्मन फोस्टर ने क्या बोला? ए सुपर एक्सप्रेशन ऑफ अनविजडम. ओके नेक्स्ट चलेंगे. विच कैरेक्टर इलोप्स विद जेसिका. कौन सा कैरेक्टर है जो जेसिका के साथ भाग जाता है? द डॉटर ऑफ साइलोक. जेसिका किसकी डॉटर थी? साइलोक की. इसके साथ भाग जाता है. हमें उस कैरेक्टर का नाम बताना है. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है वो? तो वो है लोरेंजो. ओके अच्छा जो जेसिका है ना जब वो भागती है तो वो अपने फादर ना साइलोक को इमोशनली हर्ट करने के लिए अपनी माँ, उसकी माँ का नाम है LEAH ली, उसकी रिंग लेके भाग जाती है. और उस रिंग से लेके ना उस रिंग से मंकी ले लेती है. मतलब रिंग इतनी कॉस्टली रिंग से एक पैटी सी थिंग, एक तुच्छ सी चीज़ खरीद लेती है मंकी, जिससे वो अपने फादर को इमोशनली हर्ट कर सके. ओके और साइलोक जो है जेसिका के फादर और जो वो करेक्टर है साइलोक का हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा. मार्लो के ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है. ओके नेक्स्ट चलेंगे. वी वॉकड अलोन वाइल ब्राइट एंड रेड अप्रोच द मॉर्निंग सन एंड मैथ्यू स्टॉप्ड. ही लुक्ड एंड सेड द विल ऑफ गॉड बी डन. ये लाइन कहाँ से ली गई है? अच्छा ये लाइन है, ये शुरुआती लाइन है द 2 अप्रैल मॉर्निंग की. अच्छा इसमें क्या होता है ना 2 अप्रैल मॉर्निंग एक लिरिकल पोएम है. वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, आपको पता ही होगा. इस पोएम में ना द लॉस ऑफ डियर चाइल्ड हैज बीन एक्सप्रेस्ड विद पेन. मतलब एक डियर चाइल्ड अपने प्यारे बच्चे के लॉस को दिखाया गया, एक्सप्रेस किया गया है. एक बार ना पोइट और जो ओल्ड स्कूल मास्टर होता है मैथ्यू, जिसमें नाम भी आया है 3rd लाइन में मैथ्यू, वो ना सेट आउट फॉर ए डेज आउटिंग. वो एक दिन मतलब बाहर गए हुए थे आउटिंग के लिए. ऑन ए फाइन अप्रैल मॉर्निंग, एक ब्राइट सी मतलब मॉर्निंग सन था, ऐसी मॉर्निंग थी. तो वहाँ पे मैथ्यू रुकता है और देखता है. एंड मैथ्यू स्टॉप्ड, मैथ्यू रुका. एंड ही लुक्ड, उसने देखा. एंड सेड, और कहा द विल ऑफ गॉड बी डन. मतलब उसके कहने का ये था कि वो ग्रीफ फील करता है किसके? अपने डॉटर की डेथ का. सैड होता है वो ये सोच के. तो जब मतलब इसमें पोएट उससे पूछता है ना उसके दुख का कारण, तो ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि ही वाज स्ट्रक, वो अभी तक फंसा हुआ है, बाय द मेमोरी ऑफ ए सिमिलियर अप्रैल मॉर्निंग. मतलब इसी तरह की एक सेम ऐसी ही अप्रैल मॉर्निंग थी ऑफ 30 years एगो, 30 साल पहले. वो बता रहा है मैथ्यू पोएट से. और उसकी जो डॉटर थी वो वहाँ पे मर गई थी. उसकी बरीड मतलब जला दिया गया था उसको. तो वो उसकी ग्रेव देख लेता है मतलब. और शी वाज जस्ट 9 years old व्हेन शी डाइड. तो वो उस मोमेंट को याद कर रहा होता है. ऐसे ही एक अप्रैल की मॉर्निंग थी सिमिलर सी, तो उसी के बारे में इसमें बोला गया इन लाइन में. द 2 अप्रैल मॉर्निंग वर्ड्सवर्थ की. ओके नेक्स्ट चलेंगे. एंड सी ए ब्राइट प्रिकर्सर टू ए ट्रेन प्री चांस एज न्यूमरस ओवर पियर्स द रॉक. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है टू द क्लाउड से. ओके प्रिकर्सर मतलब अग्रगामी. एक ब्राइट प्रिकर्सर टू ए ट्रेन प्री चांस एज न्यूमरस ओवर पियर्स द रॉक. याद रख लेना बस इसको, रॉक से कनेक्ट करके याद रख लेना कि टू द क्लाउड से है ये लाइन. ओके नेक्स्ट. डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर. ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है किंग लियर ने. अच्छा किंग लियर ने कब बोली है ना? किंग लियर बोली थी फुल ऑफ ग्रीफ है, दुख से भरे हुए हैं कोर्डेलिया की डेथ से. तो बहुत ही लियर सीम्स डिल्यूडेड. वो मतलब कहना चाह रहा है इसमें अनडू दिस बटन, इससे पहले लाइन है अनडू दिस बटन, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर. लुक मतलब वो उसको कोर्डेलिया को देख के ऐसी मतलब पोजीशन में, ऐसी स्थिति में, लास्ट में है ये, लास्ट फाइनल जब किंग लियर की, तो वो ग्रीफ फील कर रहे हैं. तो इसी में इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला है. नेक्स्ट
स्वीडल इज ए करेक्टर हु अपियर्स इन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो स्मॉल करेक्टर हैं, जो हमने कभी कम सुने होते हैं, मतलब इतने पॉपुलर नहीं होते, तो मोस्टली वही करेक्टर पूछ ले जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि स्वीडल मतलब जो करेक्टर है वो कहाँ पे आया है। ये सारे प्ले चारों गाल्सवर्दी के हैं, तो हमें स्वीडल के बारे में बताना है। तो स्वीडल आई थी जस्टिस में। ओके, जस्टिस में एक 4 एक्ट प्ले है। एक ऑफिस बॉय रहता है स्वीडल, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ का अटेंडेंट है, याद रखना है। ओके, जस्टिस की स्टोरी आपको पता होगी। एड पैटर्न ए पोएम इन लैटिन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कब आई है ये? एड पैटर्न, एन है यहाँ पे, मिसटाइप्ड हो गया। तो एक पोएम है लैटिन में, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। कब आई है? 1637 में, याद रखना है। ओके, कब आई है? 1637 में। नेक्स्ट चलेंगे। लव अल्टर्स नोट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। बट मतलब प्यार नहीं बदलता ब्रीफ आवर्स, मतलब थोड़े बहुत घंटों से या फिर सप्ताह से, बट बियर्स इट आउट इवन टू द ईज ऑफ डूम। कहने का मतलब ये है कि लव डजंट चेंज ओवर टाइम। मतलब प्यार ऐसा नहीं कि समय के साथ बदल रहा है, आज ये नहीं तो आज ये नहीं मिल रहा, चलो तो दूसरा मिल गया, चलो वही सही। इंस्टीड, इसके बजाय इट कंटिन्यू ऑन इवन आफ्टर द वर्ल्ड हैज़ एंडेड। ये तब भी चल रहता है जब वर्ल्ड हैज़ एंडेड, मतलब पोइट ने ऐसे लिखा है, ये हमेशा चलता रहता है। बट बियर्स इट आउट इवन द ईज ऑफ डूम, डूम की ईज तक चलता रहता है, मतलब बियर्स इट आउट करता है। ये लाइन कहाँ पे आई है? सोनेट नंबर 116। शेक्सपियर के सारे सोनेट तो याद कर नहीं सकते, लेकिन जो कुछ पॉपुलर से हैं तो उनकी कुछ लाइनें तो हमें याद करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड राइटिंग विद द पोएटिक फॉर्म ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब लिखना शुरू किया था तो उन्होंने ना हीरोइक कपलेट में 2 पद लिखे थे, अपने स्टार्टिंग में लिखे थे। मतलब आपको पता होगा, डेस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक सुने होंगे आपने, तो वो हीरोइक कपलेट में ही थे। ओके, नेक्स्ट। लाडोमिया इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ। इस पे ग्रीक मिथ पे बेस है, इसका सोर्स बताना है, तो वो है वर्जिल्स एनियड। ओके, वर्जिल्स एनियड है, 1815 में पब्लिश हुई थी। एक नैरेटिव पोएम है, इतना ही याद रख लेना बस इसके बारे में। विच ऑफ द शेक्सपियर प्ले दैट फॉल्स इन 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में आते हैं, एक रोमन प्ले और मतलब उसको रोमन प्ले भी बोलेंगे और एक लव ट्रेजेडी भी बोलेंगे। तो वो कौन सा है? वो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, मतलब रोमन प्ले भी बोलेंगे इसको, और लव ट्रेजेडी तो है ही इसमें, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा की। अच्छा, इसका जो सोर्स है वो क्या है? प्लूटार्स लाइफ। और जो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है ना, ये माइट बी रिगार्डेड एज सिक्वल टू जूलियस सीजर, मतलब इसको जूलियस सीजर का सिक्वल कह सकते हैं। नेक्स्ट, मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यू ऑन पोइट्री इन हिज पोएम। अपने व्यू किस में दिए हैं मिल्टन ने? लिसिडस ना 1637 में आया था, और ये एक पेस्टोरल इलेजी है और काफ़ी नैरेटिव है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपने देखी होगी या पढ़ी होगी। तो इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, और इट इज़ मॉडल्ड ऑन स्पेंसर्स एस्ट्रोफल। ये मॉडल थी किस पे? स्पेंसर के एस्ट्रोफिल पे। ओके, नेक्स्ट। आई हैव गोट द गट्स एंड आई हैव गोट द मनी। हु स्पोक दिस लाइन इन विच प्ले? मुझे मतलब आई हैव गोट द गट्स, मैंने गट्स भी पाली है और मनी भी पाली है। ये लाइन किसकी है और किसने बोली है, ये बताना है। ये लाइन बोली है हॉर्नब्लोअर ने, कहाँ पे? स्किन गेम में। एक ट्रेजिक कॉमेडी है, 3 एक्ट में आई थी। ओके, स्किन गेम कब आया था? प्ले 1920 में आया था, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। डिफीट इज़ ए प्ले बाय गाल्सवर्दी इन एक्ट। डिफीट कितने एक्ट में है? डिफीट कितने एक्ट का है? डिफीट है मतलब 1 एक्ट में के बारे में भी बोला है बहुत से राइटर ने, और मैंने इसको 3 एक्ट में भी पढ़ा है। मैं 3 एक्ट के साथ जा रही हूँ, आप अपने आप डिसाइड कर लेना कि किसके साथ जाना है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। 1917 में आया था, याद रख लेना, 1917 में आया था, गाल्सवर्दी का है। ओके, एवरी वाई
हार ए वेयरफोर हु स्पीक्स दिस लाइन इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये लाइन किसने बोली है? मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि देयर इज अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। हर चीज़ के लिए कुछ रीजन होता है, कोई एक्सप्लेनेशन होता है, जो भी हमारी लाइफ में एवरीथिंग दैट हैपन्स जो भी होता है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है ड्रोमियो ऑफ साइरिकस ने। और शॉर्टेस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स आपको पता ही है, सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी कौन सी है तो वो कॉमेडी ऑफ एरर्स ही है, याद रख लेना। ओके, हु रोट इलेंट्री, किसने लिखा है? ये लिखा है जॉन कार्ल्सवर्दी ने, और ये आया था पोस्टमसली, पब्लिश हुआ था ये 1934 में। पोस्टमसली समझते हो ना? हाँ, तो बस तभी पब्लिश हुआ था ये। इन 1626 मिल्टन गोट सस्पेंडेड फ्रॉम कॉलेज। 1626 में ना मिल्टन को सस्पेंड कर दिया था कॉलेज से। मतलब बचपन से ही थोड़े से रिबेलियस थे, मतलब अगेन ही वेंट बैक टू कैम्ब्रिज, फिर से वो कैम्ब्रिज गए एंड फाउंड द न्यू ट्यूटर, और वहाँ पे उन्हें न्यू ट्यूटर मिल गया। हुज नेम वाज, उसका नाम क्या था ये बताना है। तो जो उनके फर्स्ट ट्यूटर थे वो थे विलियम चैपल, ठीक है। मगर लेकिन सॉरी, हमें फर्स्ट ट्यूटर तो बताना ही नहीं है ना, हमें क्या बताना है? हमें तो नए वाले ट्यूटर का नाम बताना है। जो उनके फर्स्ट ट्यूटर थे वो तो विलियम चैपल थे, मतलब जिन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हमें बताना है नए ट्यूटर का नाम। नए ट्यूटर थे नैथेनियल टोपे। ओके, याद रखेंगे नैथेनियल टोपे, याद रखेंगे ना, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। मिल्टन को जिन्होंने सस्पेंड किया था, नाम दोनों के याद रखने, पता नहीं कौन सा पूछ ले। वो थे विलियम चैपल, ओके। और जो उन्होंने फिर नए ट्यूटर ढूंढ लिए तो उनका नाम क्या था? नैथेनियल टोबे, ओके। नेक्स्ट चलेंगे। हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज मिल्टन्स पोएटिक सन, खुद को मिल्टन का पोएटिक सन किसने बोला? तो ये बोला था विलियम ब्लेक ने। अच्छा, मिल्टन का पोएटिक सन तो विलियम ब्लेक ने बोला। आपको ये और याद रखना है, एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आया है कि हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोएटिकल ऑफ स्पेंसर खुद को कौन बुलाता है? वो बुलाता है मिल्टन, समझ गए ना आप। और मिल्टन का पोएटिक सन कौन बुलाता है? विलियम ब्लेक, ओके। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु रोट द कॉन्विक्ट एंड लव, मतलब कम पॉपुलर वाली पोम है, किसने लिखी है ये बताना है, कम सुनी गई है, लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस तरह की पोएम मोस्टली वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। द कॉन्विक्ट एंड लव नाम से थोड़ा कनेक्ट कर लेना। इरेगुलर ओड सॉरी, इरेगुलर ओड इज ऑल्सो कॉल्ड, इरेगुलर ओड को क्या बोलते हैं? कॉलिन ओड बोलते हैं, ओके। जो इरेगुलर ओड होता है ना, एक पोम होती है, मतलब विद मीटर एंड राइम। मीटर और राइम तो होता है जस्ट लाइक ऑल अदर ओड्स, दूसरे ओड्स की तरह, बट हैज़ नो सेट पैटर्न, लेकिन कोई सेट पैटर्न नहीं होता, ओके। नेक्स्ट चलेंगे। जॉन मिल्टन सन हुज नेम वाज जॉन, जिसका नाम जॉन था, डाइड इन, वो कौन सी ईयर में मर गया हमें ये बताना है। तो वो मरा है 1652 में, ठीक है। जन्म हुआ था उसका मार्च 1651 में, और डेथ हो गई उसकी जून 1652, ओके। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जॉन मिल्टन का बेटा था जॉन, जन्म हुआ था, बर्थ मतलब मार्च 1651, और डेथ हो गई जून 1652। नेक्स्ट चलेंगे। शेक्सपियर, पेट्रार्क, टासो, कैम्यून्स, दांते, स्पेंसर और मिल्टन हैव बीन इंक्लूडेड और मेंशन इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये किस पोम में मतलब मेंशन है ये बताना है। तो ये है मेंशन इस्कॉन नॉट द सोनेट। अच्छा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मतलब इस्कॉन नॉट द सोनेट था, सोनेट ऑन द सोनेट, मतलब सोनेट और सोनेट था, पब्लिश हुआ 1827 में। वर्ड्सवर्थ ने ना इस सोनेट में एडवाइस दी थी क्रिटिक्स को, जो मतलब आलोचक थे, कि नोट टू क्रिटिसाइज द सोनेट फॉर्म, कि जो ये सोनेट की फॉर्म है ना इसको क्रिटिसाइज मत करो। और इस सोनेट में उन्होंने रेफ़र किया था जो ग्रेट मास्टर्स है ना सोनेट के,
जैसे कि शेक्सपियर, पेट्रार्क जो क्वेश्चन में लिखे हैं, तासो है ना, दांते, शेक्सपियर तो है ही, स्पेंसर, मिल्टन, इन सबको मेंशन किया था कि देखो मतलब इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सोनेट लिखे हैं, तो आप इस सोनेट की फॉर्म को क्रिटिसाइज मत करो। इसलिए मतलब इसमें ये बोला था। और इसमें इसकी फेमस लाइन और है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताई है, उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोली है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। विद दिस की मतलब सोनेट के लिए बोला की, तो विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये उन्होंने सोनेट के लिए बोला है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। जो लिरिकल बैलेड है वो अप्रिशिएट की गई है अमेरिका में, देन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में अप्रिशिएट की गई है लिरिकल बैलेड को। तो जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था अमेरिका में, वो कौन से ईयर में हुआ था, हमें ये बताना है, हमें अमेरिका का एडिशन बताना है। ओके, ये हुआ था वहाँ पे पब्लिश 1802 में, याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड आपको पता ही है, 23 उसका कलेक्शन है, 23 पोम्स का। 4 लिखी थी कॉलरिज ने स्टार्टिंग वाली, और बाकी की 19 लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अच्छा, जो फर्स्ट थी उसकी कॉलरिज की, द राइम ऑफ द एनिसेंट मार्नियर, और जो सबसे लास्ट थी इसकी, जो 23 पोएम में सबसे लास्ट पोएम थी, वो थी टिंटन एवे, याद रखना है। ओके, अच्छा, जब ये पहली बार छपा था ना लिरिकल बैलेट्स, तो इसमें ना किसी का नाम नहीं छपा था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है, मतलब टीजीटी में तो नहीं आया, किसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम में आया है कि पहली बार किसी का नाम नहीं छपा था। हमें ये याद रखना है, ना ही वर्ड्सवर्थ का और ना ही कॉलरिज का, जब लिरिकल बैलेट्स छपा था। इसके एडिशन आए थे ना, इसका जो पहला एडिशन आया था वो आया था 1798 में, ठीक है। सेकेंड एडिशन 1800 में। जब सेकेंड एडिशन आया 1800 में, ए प्रीफेस वाज एडेड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रीफेस किस एडिशन में ऐड हुआ था, किस ईयर में ऐड हुआ था, हम बोलेंगे 1800 में, ठीक है। फिर थर्ड एडिशन आता है 1802, यानी कि 1802 में। उसमें क्या ऐड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें पोएटिक डिक्शन वाज एडेड, उसमें पोएटिक डिक्शन ऐड हुआ था। फिर आया 1805 में फोर्थ एडिशन, ठीक है, ये याद रखना है। फोर्थ एडिशन कब आया, 1805 में। नेक्स्ट चलेंगे, द वैगनर 1819, ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड टू। जो वैगनर है ये पोएम 1819 में आई थी, ये वर्ड्सवर्थ ने किसको डेडिकेट की है, तो ये डेडिकेट थी चार्ल्स लैम्ब को। ओके, अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने इसको कंपोज किया था 1805 में, और ये पब्लिश हुई थी 1819 में, और डेडिकेट थी ये चार्ल्स लैम्ब को, आपको पता ही थी। अच्छा, वर्ड्सवर्थ की ना हमें एक पोम याद रखनी है, पीटर, सुना होगा आपने, तो वो डेडिकेट की है उन्होंने रॉबर्ट सदी को। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। एट द एंड ऑफ द प्ले मेजर फॉर मेजर हु वाज मैरिड टू एंजेलो। एंजेलो से लास्ट में किसकी शादी होती है, तो ये होती है मैरियाना की। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर आपने मेजर फॉर मेजर की समरी पढ़ी होगी तो वो मना कर देता है शादी के लिए, डोरी की वजह से, दहेज की वजह से, और बाद में फिर लास्ट में जब चीज़ें फिक्स होती हैं तो शादी इसको इसी से करनी पड़ती है, एंजेलो को मैरियाना से। मेजर फॉर मेजर आया था 1604 में, और इस प्ले को जाना जाता है, इट इज़ नोन एज द प्ले ऑफ हैट्रिक एंड बैट्रिक। और जो टाइटल है ना मेजर फॉर मेजर का, इज़ टेकन फ्रॉम द बाइबल, ये बाइबल से लिया गया है, याद रखना। ए शॉर्ट बायोग्राफी इंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। जब हम शेक्सपियर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो हम उसके बारे में पहला क्वेश्चन यही पढ़ते हैं कि जो शॉर्ट बायोग्राफी है जिसका इंटाइटल था, जिसका टाइटल था सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है निकोलस रो के द्वारा। ओके, कब आया था, 1709, 1709 में आया था, याद रखिए। नेक्स्ट, फोर्थ स्प्रिंग द इम्पेशेंट क्वीन हर लोड टू क्लैश अगेन दैट consummation she essayed, but substantial form eludes her grasp as often as that eager grasp was made। हमें ये लाइन बतानी है कि ये वर्ड्सवर्थ की किस पॉइंट से है। 2 ऑप्शन तो ये रहे और 2 ये रहे, हमें ये बताना है। तो ये थी आपकी लाडोमिया से।
याद रखेंगे। ओके, याद कर लो इस लाइन को अच्छे से, क्योंकि ये लाइन मैंने बहुत बार देखी है, मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह में। फोर्थ स्प्रैंग द इम्पेशन क्यून लटोमे के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। 1815 में आई थी, बेस्ड है ट्रोजन वार पे। एक बहुत ही लॉन्ग नरेटिव पोएम है आइम्बिक पेंटामीटर में, और लटोमे जो है एक सक्सेसर के रूप में मानी जाती है ओड टू ड्यूटी के, और एक क्लासिकल स्टोरी है ग्रीस की। नेक्स्ट चलेंगे, एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट। ये लाइन बताओ, ये कहाँ से दी गई है? एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, ये लाइन है टिंटन एवे की। मतलब टिंटन एवे की आपको ऑलमोस्ट सारी लाइनें याद करनी ही है। इसको 2-3 बार जहाँ जहाँ लाइन आते हैं इसको पढ़ते रहो, क्योंकि टिंटन एवे से क्वेश्चन आ जाता है। तो एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, ये लाइन कहाँ से कोट की गई है? टिंटन एवे से। ये तो पता ही है आपको टिंटन एवे किसकी है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, अलास व्हाट बूट्स इट विद इंसेसेंट केयर टू टेंड द होमली स्लाइटेड शेफर्ड स्ट्रेट एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज। ये बतानी ये लाइन आपको कहाँ से है। ये लाइन है लिसिडस की। ओके, अलास व्हाट बूट्स इट विद इंसेसेंट केयर, लिसिडस की लाइन है। लिसिडस कब आया था? 1637 में, याद रखेंगे। पैराडाइज लोस्ट कब आया था? 1667 में पहला एडिशन, 1674 में दूसरा एडिशन। पैराडाइज रिगेन कब आया था? 1671, 1671 में। एरोपेजिटिका कब आया था? 1644 में, 1644 में। नेक्स्ट चलेंगे, हु बिलोंग्स टू हैरो स्कूल एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। कौन बिलोंग करता है हैरो स्कूल से और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से? गाल्सवर्दी। ओके, गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर। कौन सा एंजल बताता है फ्यूचर के बारे में? इन बुक 6 एंड बुक 7। ये भी याद रख लेंगे किसके बुक में बताया है, पैराडाइज लोस्ट की। तो ये कौन बताता है आपको? मतलब मिल्टन उसको, एडम को ये बताता है राफेल, फ्यूचर के बारे में एडम को बताता है। नेक्स्ट चलेंगे, द ब्रोदर्स ए पोम वाज रिटन बाय। ये किसकी पोम है? ये पोम है वर्ड्सवर्थ की। अच्छा, नेक्स्ट चलेंगे, 1800 के आसपास आई है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे मरे थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मरे थे प्लूरेसी से। ओके, और जो ये है लिखा है ना गाउट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रीनल फेलियर, ये किससे मरे थे? मतलब इससे, इस डिसीज से कौन मरा था? इससे मरे थे मिल्टन। ओके, सेकेंड नंबर पे जो लिखी है, और जो फर्स्ट पे लिखी है उससे प्लूरेसी से कौन मरे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, हैमलेट की स्पेलिंग भी याद कर लो, स्पेलिंग एरर में आ सकती है, HAEMORRHAGE, इसकी स्पेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वेंट ऑन ए ट्रिप राउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग। गाल्सवर्दी ट्रिप पे गए किस दौरान, किस समय की बात है ये? तो ये बात है 1892 से 1892-93 के अराउंड बात है, जब वो एक ट्रिप पे गए थे वर्ल्ड की। याद रखना है ये वाला ईयर भी। द सेंट्स प्रोग्रेस 1919 इज़ ए, ये किसका है? ये क्या है? एक नोवेल है। ओके, नोवेल है गाल्सवर्दी का, द सेंट्स प्रोग्रेस, याद रखेंगे। कोलोनल होप अपियर्स इन। कोलोनल होप का मतलब किस में अपियर होता है? जॉय में, याद रखना है। होप जॉय ऐसा कर लो, होप जॉय। एक प्ले है ऑन द लेटर आई, इन 3 एक्ट में है 1909 में आया था। नेक्स्ट, वार इज़ बार, हु इज़ द स्पीकर इन स्ट्राइक। बार है मतलब युद्ध को, अरे बार का मीनिंग आपको पता ही। हु इज़ द स्पीकर इन स्ट्राइक, स्ट्राइक में ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है एंथनी। अच्छा, जो एंथनी था ये तो आपको पता ही होगा, उसका फैक्ट्री का मतलब वो था। और जो रॉबर्ट था वो किसका लीडर था? वो मज़दूरों का लीडर था। और उसमें ये तो होता है ना, वो हड़ताल करते थे मज़दूर, तो तब बोलता है एंथनी
जब वो उनकी शर्तें मानने को तैयार नहीं होता ना मज़दूरों की, तब बोलता है एंथनी बार इज़ बार। इसमें फिगर ऑफ स्पीच अगर हम बोलें बार इज़ बार में तो होगी टोटोफ्रेज। ओके, जैसे अगर सेंटेंस एक उसमें बोला था टुमारो इज़ टुमारो, तो इसमें भी क्या हो गई टोटोफ्रेज। हु स्पीक्स ऑफ डिविनिटी ऑफ हेल इन द प्ले ओथेलो, कौन बोलता है कि डिविनिटी ऑफ हेल ओथेलो में, ये बोलता है याको। अच्छा, याको ना वैसे ये डिविनिटी ऑफ हेल ये इसमें इस लाइन में वो हो गया, ये इस फ्रेज में ऑक्सीमोरन। अच्छा, मतलब जो याको है ना, ही सी द डिवाइन इन द वर्क ऑफ द डेविल, मतलब बुरा काम करने में ही उसे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा है, उसे इसी काम में डिविनिटी दिख रही है, तब मतलब इसीलिए बोलिए ये लाइन याको ने। याको विलन था ना ओथेलो प्ले का। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स, हमें उस थिएटर का नाम बताना है जिसमें शेक्सपियर ने शेयर्स थे उसके, तो वो था उसका शेयर था मतलब द ब्लैक फ्रायर्स। ओके, और इसमें जो ये है ना, अगर हम बोलेंगे फर्स्ट परमानेंट थिएटर तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर बी द थिएटर। फर्स्ट परमानेंट थिएटर वाज मतलब ये जो बनवाया था ये जेम्स बर्वेज का था। द थिएटर ये आया था, इसका ईयर भी आया है प्रीवियस ईयर में 1576, याद रखना है 1576। जो ब्लैक फ्रायर्स थिएटर था वो बिल्ड किया गया था बाय रिचर्ड बर्वेज इन 1596 एज ए प्राइवेट थिएटर, और उसी में शेक्सपियर का शेयर था। मैंने दो क्वेश्चन बताए आपको इसी क्वेश्चन में। उस थिएटर का नाम जिसमें शेक्सपियर का शेयर था वो तो है द ब्लैक फ्रायर्स, और जो फर्स्ट थिएटर है हमारा वो है द थिएटर, मतलब फर्स्ट थिएटर का नाम ही द थिएटर है, ऐसे याद कर लो आप इसको। 1576 में आया था। ओके, द फीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन, फीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था 1381 1381 में, याद रखना है आपको। फीजेंट रिवोल्ट, फीजेंट का विद्रोह 1381 में हुआ था। ओके, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर, मतलब सारा नर्क तो खाली हो गया, सारे डेविल्स यहाँ इकट्ठे हो गए। ये लाइन कौन बोलता है टेम्पेस्ट में, ये लाइन बोलता है एरियल। मतलब देखो, बोलता तो ये लाइन फर्डिनांड है, लेकिन एरियल बताता है कि फर्डिनांड ने ऐसा बोला है कि हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर, तो इसका आंसर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग एरियल। ओके, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड ए गवर्नमेंट जॉब, वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट कर ली 1813 में। ओके, 13 को मेरा मतलब 13 से मेरा कुछ कनेक्शन है, तो आप मैंने तो याद कर लिया, आप भी ऐसे याद कर लो। वर्ड्सवर्थ ने एक्सेप्ट की है गवर्नमेंट जॉब 1813 में, मतलब 13 को मेरा बर्थडे है, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि वर्ड्सवर्थ ने एक गवर्नमेंट जॉब कब एक्सेप्ट की है 1813 में। ओके, इन द फ्रेज दाई सीड सेल ब्रूस आर फोर, द सीड रेफर्स टू, मतलब सीड किसको रेफर किया गया है, जीसस क्रिस्ट को। ओके, किसको रेफर किया गया है, जीसस क्रिस्ट को, मतलब क्राइस्ट को। जो सीड बोला है ना बीज, ये इसको रेफर किया गया, किसके व्यक्त किया गया है, जीसस क्राइस्ट को। ओके, टाइटल ऑफ विच शेक्सपियरियन प्ले रेफर्स टू क्रिस्ट सर्मन ऑन द माउंट, किस शेक्सपियरियन प्ले का जो रेफर किया गया है मतलब क्रिस्ट सर्मन ऑन द माउंट। मैंने ना आपको पहले ही बताया था किसके बारे में, मेजर फॉर मिजर के बारे में, एक प्रॉब्लम प्ले है, मैंने आपको बताया था। जो इसका टाइटल है ना वो बाइबल से लिया गया है, याद होगा आपको, मैंने जो इससे पहले मतलब इससे पहले क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड तो मैंने उसमें बताया था। जो इसका जो टाइटल है वो लिया गया है द बाइबल से, तो मतलब उन्होंने इसमें यही बोला है, इन द सेम वे यही बोला है कि यू जज अदर्स यू विल बी जज्ड, जैसे तुम दूसरों को जज करोगे ना वैसे ही तुम जज किए जाओगे, ये याद रखना है आपको। हु वाज ऑफ द व्यू दैट मिल्टन रोट इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज, किसने बोला ये कि मिल्टन ने इंग्लिश लिखी है किसकी तरह, लाइक ए डेड लैंग्वेज, किसकी तरह लिखी है, टी.एस. इलियट ने बोला, मतलब टी.एस. इलियट ने बोला है कि मिल्टन ने इंग्लिश को ऐसा लिखा है जैसे डेड लैंग्वेज। इन्होंने इसको ये कमेंट दिया है टी.एस. इलियट ने, किसको, मिल्टन को। नेक्स्ट, मिल्टन मैरिड हिज सेकेंड वाइफ, उनकी जो सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक थी। देन एज 28 की एज में
कौन सी ईयर में मतलब शादी की है, ईयर बताना है। ईयर है उसका 1656। 3 शादियाँ की थी मिल्टन ने। जो उनकी सेकंड वाइफ है वो थी कैथरीन वुडको। उन्होंने एक सोनेट मतलब एक इनके लिए लिखा भी था, ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ, मतलब इस तरह का कुछ था जो उन्होंने इसको डेडिकेट किया था कैथरीन वुडको को। ठीक है, पहली मैरी पॉवेल थी, सॉरी आप बस सेकंड वाली याद रखो फिलहाल। थर्ड वाली एलिजाबेथ मिंसल थी। नेक्स्ट, सम ग्लोरी इन देयर बर्थ, सम इन देयर स्किल, मतलब कुछ तो लोग ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं। सम इन देयर स्किल, कुछ अपने बुद्धिमत्ता का डींगे मारते हैं। सम इन देयर वेल्थ, कुछ के पास पैसा होता है। सम इन देयर बॉडीज फोर्स, कुछ के पास मतलब बॉडी का फोर्स होता है, मतलब आकर्षण होता है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है सोनेट नंबर 91, याद रखना है आपको। ओके, सोनेट नंबर 91। द राइटर इज ऑफ नेग्लिजिबल इम्पोर्टेंस हु आर ऑफ द व्यू, कि जो लेखक है ना इनका कोई महत्व नहीं है। कंटेंट इम्पोर्टेंट है, जो लिखा हुआ कंटेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है। नोट द क्रिएटर ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का क्रिएटर नहीं। दे फोकस ऑन द फॉर्म, मतलब ये फॉर्म पे फोकस करते हैं। तो कौन होगा ये? फॉर्मलिस्ट। ओके, राइटर इज ऑफ नेग्लिजिबल इम्पोर्टेंस, मतलब राइटर का कोई महत्व नहीं है, उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया राइटर को, कंटेंट को इम्पोर्टेंट बताया है। इट्स ए मोड ऑफ, लास्ट क्वेश्चन, इट्स ए मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये फैंसी है, इसको इसी वे में याद कर लो, आ सकता है। अच्छा, जो ये आपको पता होगा बायोग्राफी लिटरेरिया में कॉलेज ने मतलब डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो फैंसी को उन्होंने बताया है इट्स ए मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस। मतलब उन्होंने इमेजिनेशन को ज़्यादा वो बताया है कि फैंसी तो कोई भी कर सकता है, इमेजिनेशन एक बहुत काफ़ी स्किल्ड मतलब काम है। इस तरह का कुछ उन्होंने बताया है बायोग्राफी लिटरेरिया में। बाद में इसको डिटेल में किसी दिन डिस्कस करेंगे। इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। थोड़ा शॉर्ट में बनाया है, जल्दी जल्दी क्विक वे में, क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियोस वो 75 डेज़ वाली उसमें काफ़ी एक्सप्लेन हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट में बनाया है। ओके, लेट्स कॉल इट ए डे। थैंक यू।